सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो आती है वो है बच्चे एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर? एसिडिक नेचर। भैया ये तो है एसिड, एसिड का एसिडिक नेचर तो ज्यादा ही होगा क्योंकि नाम ही इनका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड भाई साहब होते हैं एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर कैसे होते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और एच। यहां ओ और एच की अगर बात करूं तो इस पे पॉजिटिव होता है और इस पे नेगेटिव होता है। और भैया ये वाला हाइड्रोजन जो होता है ना, ये होता है एसिडिक। कैसा होता है ये? मतलब ये हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर ये आसानी से रिलीज हो जाएगा तो ये क्या बनाएंगे? आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस, ठीक है ना। और प्लस में क्या बाहर होगा? H प्लस। क्या बाहर हो जाएगा? H प्लस। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पे क्या आया है? नेगेटिव चार्ज। और आपने ये पढ़ा है कि जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा H प्लस लूज करने के बाद, अगर वो अनायन स्टेबल हो, ये क्या बनाया? अनायन बनाया ना भैया। अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना आसानी से वो H प्लस लूज करेगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो आपको यहाँ कुछ दिखेगा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड और ये इधर, यानी यहाँ क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ? रेजोनेंस। मतलब मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो अनायन कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। भैया अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो भैया एसिडिक नेचर तो इसका क्या होगा? ज्यादा ही होगा। क्लियर बात? तो यानी एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। उसके बाद से फिर आपको पता है फिनॉल अल्कोहल वगैरह हमने एसिडिक नेचर वहां भी पढ़ा था, और वहां भी हमने देखा था कि एसिड का ज्यादा होता है। और क्यों ज्यादा हो रहा है आपको समझ में आया कि क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है ये। अब दूसरी बात कि सर अगर मैं इस कार्बन, यहां सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहां डबल बॉन्ड O, अगर मैं यहां कोई लगा दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये कार्बन है सिंगल बॉन्ड O माइनस और डबल बॉन्ड O, यहां कोई लगा दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या फर्क पड़ना चाहिए? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? कम। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। हमें पता है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफर कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ले रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन के चार्ज को कम करेगा, और ऑक्सीजन के चार्ज को कम करेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जबकि अगर आप इधर बात करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद ट्रांसफर कर रहा है, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहा है। और नेगेटिव चार्ज बढ़ाना तो बुरी बात है। इसका मतलब अगर हम बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to electron withdrawing group divided by या inversely proportional to electron donating group। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और प्लस आई इफेक्ट क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? के के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पी के। मैंने सब एक ही में लिख दिया, ठीक है ना। तो चाहे के से आंसर देना हो, पीके से आंसर देना हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वगैरह वगैरह कहीं से भी आंसर देना हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होगा, ठीक। अब मेरी बात सुनो, अगर हम बात करें कुछ चीजों की तो सुनना। सबसे पहले जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने जाओगे तो ये कुछ ग्रुप है। अगर हम बात करें कहीं पर CF3 ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। NO2 लगा हुआ है तो उसके कंपेयर में ये कम, और फिर CN, FCl, BrI और PH। कहने का मतलब अगर ये ग्रुप कहीं अटैच्ड हैं तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में क्या रोल पड़ेगा उसका ऑर्डर लिखा हुआ है। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज्यादा होगी जहां CF3 ग्रुप लगा होगा। तो अगर आप देख पा रहे हो नीचे लिखा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये तो क्या था कि भैया ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा उसका ऑर्डर है। कौन सा ग्रुप कितना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा उसका ऑर्डर है। नीचे है क्या? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नीचे क्या है? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
ये थोड़ा सा आपको देख लेना है, कई बार तो आपको आंसर वैसे मिल जाएगा कंपेयर करके चीजों को, बट हाँ एनसीईआरटी में दे रखा है तो ये ऑर्डर आपको एक बार पता होना चाहिए। अगर आ जाए तो ये नहीं कि बिल्कुल नहीं जानते। सुना है, जैसे अगर आप देखो CF3 है, एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है इसकी, सही बात है ना। और CF3 के बाद अगर देखो Cl3 है, मतलब क्लोरीन है, अब हाइड्रोजन वाली सीरीज में आता है, इसके बाद है, उसके बाद देखो 2 Cl है, और जब ये हाइड्रोजन खत्म हो गए तब आया है NO2। इसका मतलब अगर मैं ऊपर के इफेक्ट के ऑर्डर को याद रखा हूं तो उससे मुझे नीचे वाले ऑर्डर में हेल्प मिलेगी। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ CF3COOH की, फिर CCl3COOH की, फिर CH3Cl2COOH की, फिर NO2 लग गया, फिर देखो NO2 के बाद CN आता है ना, देखो CN लगा हुआ है। उसका अगर हम बात करें एक फ्लोरीन आ गया, यानी सिंगल सिंगल फ्लोरीन, उसका फिर क्या आ गया, सिंगल सिंगल क्लोरीन आ गया, फिर सिंगल सिंगल ब्रोमीन आ गया, फिर उसके बाद नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया HCOOH, उसका ClCH2COOH, कार्बन के नंबर बढ़ गए, देख लेना ध्यान से, ठीक। तो मतलब इस तरीके से ये पूरा ऑर्डर आपको दे रखा है, तो एक बार ऑर्डर का आइडिया होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो ध्यान से, ये 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, ये OCH3 लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ NO2 लगा हुआ है। आपको पता है OCH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपको पता है इस केस में देखो पीके वैल्यू क्या हो गई है, कम। जितना कम होगी पीके वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी उतना ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की सबसे ज्यादा होगी, उसका दूसरे नंबर पीके वैल्यू इसकी है। यहां देखो पीके वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब ये अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूंगा तो ये और ये आ जाएगा। मतलब ओवरऑल घुमा फिरा के सारी बातें क्या कह रही हैं कि पीके वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब सुनना, कुछ रिएक्शंस हैं जो ये बताती हैं कि हाँ इनके पास एसिडिक नेचर होता है, और वो क्या है, जैसे मेरे पास मान लिया RC डबल बॉन्ड O और ये OH हो, RC डबल बॉन्ड O OH हो, तो देखना ध्यान से, अगर मैं इनकी रिएक्शन कराऊं, जैसे मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, मान लिया मैंने इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे करा दिया, सोडियम मेटल के साथ। तो आपको पता है एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, RC डबल बॉन्ड O और O Na, और प्लस कौन सी गैस बाहर होगी, H2 गैस बाहर होगी। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, NH2 के साथ करा दिया, तो क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड O O Na, और यहां से H और यहां से बाहर क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट प्लस का NH से। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनाता है, RC डबल बॉन्ड O O Na प्लस H2O प्लस CO। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, RMgX के साथ, तो आपको होता है OH में से H बाहर होगा, तो सीधा क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O O R और प्लस क्या हो जाएगा, एक मिनट, H बाहर होगा ना, तो ये क्या लग जाएगा, MgX, क्या लग जाएगा, MgX। क्लियर बात। अब MgX लग गया तो यहाँ क्या था, H था, और यहाँ से क्या गया R, तो बाहर क्या हो जाएगा, RH बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहो तो प्लस में क्या होगा, RH, सही बात। तो मतलब ये बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो एसिड शो करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनके पास कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर है। तो एसिड की रिएक्शंस हो गई, क्लियर बात। तो यहाँ तक की जो बातें हमने की वो किसकी की है, एसिडिक नेचर की बात की है। किसकी बात की है, एसिडिक नेचर। तो पहले ये एसिडिक नेचर लिख लो फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं बाकी सारी रिएक्शंस पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, हमारे पास अगली जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। पहले तो एनहाइड्राइड की शक्ल आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि शक्ल नहीं पता है तो काम नहीं चलेगा। तो अभी मैं बना रहा हूं, इससे शक्ल आपको याद हो जाएगी, RC डबल बॉन्ड O OH। अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो मैं इसी को उल्टा करके लिखूं, OH C
डबल बॉन्ड O R लिख सकता हूँ। जब एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है तो इसके लिए मुझे H प्लस चाहिए और साथ में हीट चाहिए, या अगर ये नहीं मिला है तो P2O5 के साथ में क्या मिल जाए, हीट। H प्लस हीट मतलब कोई भी एसिड हो, H2SO4 हो, मिनरल एसिड HCl मिल जाए तो कम जल जाएगा, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है भैया, डिहाइड्रेशन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन। एक जगह से OH और एक जगह से H बाहर करना है और H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बनेगा क्या सर, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O एंड देन, ठीक, क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड। अब दो चीजें हैं, देखना ध्यान से। जैसे मान लिया मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहां लिख दो मैं OH C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी रिएक्शन मैं करा दूं किससे, H प्लस और साथ में हीट के साथ में, तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और CH3, यही तो बनेगा। H2O कहां से बाहर हुआ पता चला ना, यहां से H2O बाहर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो एनहाइड्राइड बना है ये कौन से एसिड से बनाया है, इसका नाम एसिटिक एसिड से, या मैं बोलूं इथेनोइक। कौन सा एसिड है, इथेनोइक एसिड। तो क्योंकि दोनों ही इथेनोइक एसिड थे, इसका नाम होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। बट सुनना, अगर मान लिया ऐसा हुआ कि एक एनहाइड्राइड इथेनोइक हो, मतलब एक एसिड कौन सा हो, इथेनोइक वाला हो, और दूसरा एसिड कौन सा हो, मिथेनोइक हो, या कुछ दूसरा हो, जरूरी नहीं है कि यही हो। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया, यहां पर मैंने CH3 ना चूज करके लिख दिया C2H5, तो यहां भी चेंज करना पड़ेगा, और यहां भी क्या हो गया, C2H। आपको पता है एक प्रोपेनोइक होगा एक इथेनोइक हो गया, तो नाम कैसे लिखेंगे आप बताओ। प्रोपेनोइक है, एक है इथेनोइक। प्रोपेनोइक और इथेनोइक में अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, इथेनोइक आएगा। तो नाम लिखेंगे इथेनोइक, दूसरा क्या है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एन, इतना क्लियर है पहले, ठीक। मतलब एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है, डिहाइड्रेशन। वो चाहे एसिड से हीट के साथ कर लो या तो P2O5, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, और हमारे पास थर्ड रिएक्शन आती है, दैट इज एस्टरिफिकेशन। कौन सा, एस्टरिफिकेशन। क्या बनाना है हमें, एस्टर बनाना है। ये वाली रिएक्शन पहले भी आई हुई है अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर, कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की तो एस्टर बनता है, तो वही सेम रिएक्शन है। तो अगर हम बात करें, मेरे पास लेट से R C डबल बॉन्ड O और OH हो, और इसके साथ में R डैश OH हो, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो OH R डैश। यानी एक मेरे पास क्या है, ये है अल्कोहल, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल। यहाँ H प्लस यानी एसिड चाहिए होता है, HCl होता है गैस के फॉर्म में। तो अगर हम बात करें तो रिएक्शन में होगा क्या, वाटर बाहर करना है, तो आप बताओ, हो गया वाटर बाहर, तो क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O O R डैश। ये क्या है, एस्टर। ये क्या है, एस्टर। सही बात है, ये पहले भी पढ़ा है हमने। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है किसका, मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म देखना है, मेरे पास पहले क्या है, R C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, OH। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या है कि H प्लस का अटैक होगा।
H प्लस अटैक कहाँ करता है भैया, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी H प्लस डायरेक्टली आके अटैक करता है इस ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो होगा क्या, मेरे पास बनेगा R C डबल बॉन्ड O H और यहाँ OH। अगर आप देखो तो इस ऑक्सीजन के अब कितने बॉन्ड हो गए हैं, 3 बॉन्ड, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है तो इस ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज। ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और अब तो इसके पास डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब एक और खूंखार हो गया होगा, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा और कार्बन से नाता तोड़ देगा, यानी कार्बन का बॉन्ड टूट गया। तो ये इस कार्बन की मदद करने के लिए जो आता है वो कौन है, अल्कोहल, R डैश OH। इस अल्कोहल के पास में OH के पास लोन पेयर होता है, ये आके इस कार्बन की मदद करता है। तो जब भैया इसकी हेल्प करेगा तो बनेगा R C, यहां से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट जाएगा, तो OH, और इस कार्बन से आगे कौन जुड़ रहा है, O, और इसके साथ में क्या जुड़ा, R डैश, या ऐसे लिखो, O आके जुड़ा है, इसके साथ क्या था R डैश, और इसके साथ में यहाँ क्या है, H भी है। तो अगर आप देखोगे एक और बात, यहाँ एक OH तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, तो इस वाले पे फिर से क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब देखना ध्यान से, इस वाले पे क्या आया है, प्लस चार्ज आया है, तो समस्या है, उसको भी क्या करें अब, ठीक। तो अब देखना ध्यान से, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, क्योंकि भाई इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो यहाँ से H प्लस बाहर होगा, यहाँ से क्या बाहर होगा, H प्लस बाहर होगा। दो तरीके हैं, H प्लस यहाँ से बाहर हुआ और H प्लस गया क्या इधर, H प्लस कहाँ गया इधर। तो अगर आप बात करोगे H प्लस निकाल लोगे तो क्या बचेगा, R C, और यहाँ क्या बचा है OH, इधर भी क्या बचा है OH, और यहाँ पे क्या बचा है O, और यहाँ क्या है R डैश, है ना। अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, ये देख रहा हूं, ये क्या बाहर हो जाएगा, H2O पानी। तो भैया अगले स्टेप में हमें करना है वाटर एलिमिनेट, और जैसे ही हम अगले स्टेप में वाटर को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बनेगा R, और वाटर एलिमिनेट होने का क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और ऊपर क्या था OR डैश था, तो क्या बन गया, ये एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर बन गया। यहां तक क्लियर है क्या, ठीक। उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब जो है कौन सा, थर्ड या फोर्थ है ना, फोर्थ जो रिएक्शन आती है वो है रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2। ऐसी रिएक्शन आपने पहले चैप्टर में पढ़ी है, बस वही है। हाँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास होगा R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होगा OH। इसकी 3 रिएक्शन है, तीनों को देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हमने इस्तेमाल किया है PCl3, तो एक चीज तो सब में कॉमन है कि सब C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl, यानी एसिड क्लोराइड बन जाएगा, प्लस अगर PCl3 है तो आपका बनता है H3PO3 एज ए बाई प्रोडक्ट। अगर आपने इस्तेमाल किया क्या PCl5, एक चीज यहाँ क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O Cl, प्लस क्या बनेगा POCl2 प्लस HCl, ठीक है ना। और अगर आपने क्या इस्तेमाल किया SOCl2, आपको याद है बड़ा बढ़िया मेथड था ये, R C डबल बॉन्ड O Cl बनेगा, और साथ में SO2 गैस बनेगी, और प्लस HCl भी क्या बनेगा, गैस। क्लियर बात। तो ये रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद PCl5 SOCl2 और PCl3। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है रिएक्शन विद अमोनिया। क्या आता है, रिएक्शन विद अमोनिया। भैया अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखना। अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है R C डबल बॉन्ड O
और ये OH। और अगर हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, NH3 यानी अमोनिया के साथ, तो क्या होगा, सबसे पहले बनता है बच्चे RC डबल बॉन्ड O और O, और यहां बनता है NH4। NH4 पे प्लस होगा और O पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। तो मतलब यहां सॉल्ट टाइप का बनेगा। और फिर अगले स्टेप में थोड़ी सी अगर आप हीट करोगे तो क्या बाहर हो जाता है, यहाँ पर H2O बाहर होता है। क्या बाहर होता है, H2O। तो अगर H2O बाहर करना है, आप मुझे बताओ कैसे बाहर होगा। 2 हाइड्रोजन जाएंगे, 1 ऑक्सीजन जाएगा। तो आपको पता है 2 हाइड्रोजन जाने के बाद डबल बॉन्ड ऐसे ही है, 1 ऑक्सीजन तो गया और 2 हाइड्रोजन गए, तो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 1 नाइट्रोजन बचा है, मतलब यहाँ क्या बच जाएगा, NH। ये क्या है, अमाइड है। क्या है ये, अमाइड। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लिया मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां क्या ले लिया OH, और मैंने रिएक्शन किससे करा दिया, NH3 के साथ, तो आपको लगता है क्या बन जाएगा, पहले बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां क्या O NH4, ये प्लस और माइनस, और अगले स्टेप में हीट करने के बाद जब H2O बाहर होगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां क्या हो जाएगा, NH2। सही बात है ना। इसको हम बोलते हैं एसिटामाइड। एसिटामाइड, एसिटिक एसिड है ना, वहीं से। अगर मान लिया मेरे पास ये होता, बेंजोइक एसिड, और मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दी होती, NH3 के साथ, तो क्या बनता, पहले तो बेंजामाइड बनता। भाई बेंजामाइड बनेगा ना, पहले आयन बनेंगे, तो भैया यहां से एक H हटा के क्या लगाना है, NH4, तो ये बनता NH4, ये प्लस और ये माइनस, और अगले स्टेप में हीट करने के बाद माइनस H2O बाहर होता, और साथ में क्या बनता, तो यहां से OH पूरा गायब होता और यहां क्या लग जाता, NH। इसको बोलते हैं बच्चे बेंजामाइड। क्या बोलते हैं, बेंजामाइड। बात समझे। हम इसी टॉपिक के अंदर एक रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, जो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें COOH और COOH, इसको बोलते हैं बच्चे थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। यानी बेंजीन के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव 2 जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, और ये हमारे पास थैलिक एसिड। अगर हम इस थैलिक एसिड की रिएक्शन कराएं अमीन के साथ, मतलब अमीन का अमोनिया के साथ, ठीक है ना, तो भैया दोनों जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों जगह पे क्या बन जाएगा, NH4। सही बात है ना। तो भैया यहाँ ये हटा करके यहाँ क्या लगेगा, NH4 प्लस माइनस, यहाँ क्या लगेगा, NH4 प्लस माइनस। सही बात है। और अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या बाहर होगा, H2O बाहर होगा, और जब H2O बाहर होगा तो क्या बनेगा, देखना, यहां पे मेरे पास बनेगा NH2, और यहां पर भी क्या बनेगा, NH2। सही बात है। इसे बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं, थैलामाइड। अब सुनना, अगर आप इसको एक्सेसिव हीट कर दोगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हीट कर दो, मतलब हीट तो कर ही रहे थे लेकिन थोड़ा ज्यादा देर तक हीट कर दो, तो आपको पता है क्या बाहर होता है, -NH3 अमोनिया बाहर हो जाएगा। कैसे, देखना ध्यान से, NH3 और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। अगर आप लोग बोलो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता, NH
और डैश दे करके एक H अलग कर देता हूं। इससे क्या हुआ, ये बाहर, जब ये बाहर हुआ तो सोचो इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा, तो ये किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा ना। तो अब देखना ध्यान से क्या बनेगा स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से देखना। इसमें ये गया और यहाँ बीच में आता है NH, एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ। इसे बोलते हैं थैलीमाइड। क्या बोलते हैं, थैलीमाइड। वो थैला था और ये क्या है, थैली। ठीक है ना। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये रिएक्शन अगले चैप्टर में काम आएगी बहुत ज्यादा, मतलब टॉपिक आएगा एक जहां आप ये रिएक्शन यूज करोगे, तो ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली बात है तो रिएक्शन विद अमोनिया की बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास बचा हुआ है रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको नोट डाउन करो, फिर 3 रिएक्शन बची हैं उसको फटाफट खत्म करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं और अगली रिएक्शन हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कौन सी थी, चौथी पांचवी कौन सी है, तो जो भी है नाम क्या है इसका, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसमें हमें 2 पढ़ना है डीकार्बोक्सिलेशन। एक हमारा है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और एक हमारा कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। इसका ए पार्ट क्या है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। सुना ध्यान से, मेरे पास अगर है R C डबल बॉन्ड O OH और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और साथ में ही, तो ऊपर वाले को सोडा लाइम बोलते हैं मिला के, ठीक है ना। तो होता है पता है क्या बनेगा, RH प्लस Na2CO3, तो ये कैसा होगा, व्हाइट PPT। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को कंफर्म करने के लिए कर लेंगे इस्तेमाल इसका, व्हाइट PPT हो गई ना। अब मेरी बात सुना ध्यान से, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में अगर आप देख रहे हो तो एक कार्बन कम हो गया है, पहले R तो था ही, साथ में एक कार्बन भी था, एक कार्बन कम है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्टेप डाउन रिएक्शन, मतलब एक कार्बन क्या कर देगा, ये कम कर देगा। सही बात है। इसका जो डीकार्बोक्सिलेशन में दूसरा है वो है कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, वैसे तो ये क्लास 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर थी, बट यहाँ भी हमें पढ़ना है। और अच्छा एक और बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पर हमने बेस लिया था ना, तो जब बेसिक मीडियम में लोगे ना तो यहाँ आपको OH ना मिलके क्या मिलता है, ONA मिलता है। क्या मिलता है, ON, क्योंकि जैसे ही बेस लोगे तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ भी आप कराओगे रिएक्शन ना, तो RC डबल बॉन्ड O OH ना मिलके क्या मिलेगा, ONA मिलेगा। और जैसे ही आप इसकी क्या कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस, क्या कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, RR, यानी ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, प्लस साथ में आपको मिलता है CO2 H2 और NaOH। आप समझ गए ना, ये बेस था इसी वजह से वो सॉल्ट बना है, ठीक है ना। वैसे तो इसका मैकेनिज्म यहाँ पे है नहीं, यहाँ एनसीईआरटी ने बस लिख के छोड़ दिया है कि कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस क्लास 11th में आपने पढ़ी हुई है। बट अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ से ये स्प्लिट होगा आयंस में। तो अगर एक आइडिया में दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ O माइनस रहेगा। आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, RC डबल बॉन्ड O और O और इसके ऊपर एक डॉट आता है। डॉट का मतलब, वैसे तो 2 लोन पेयर तो थे इसके पास, एक फ्री रेडिकल आया है, क्या आया है, फ्री रेडिकल, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये 2 ले लूं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, बट ठीक है हम एक से काम चला रहे हैं, ठीक है ना। अब सुना ध्यान से,
जब ये हो जाएगा ना तो पता है क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। तो आपको पता है ये तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इस कार्बन के पास आया तो CO2 बना देगा। ये बाहर हुआ किसमें, R डैश डॉट में ना, और यहाँ क्या बन गया CO2। अभी जो R डॉट है ये अपने जैसा और ढूंढेगा, तो जैसे ही इसको R डॉट को एक और R डॉट मिलेगा तो ये खुद कंबाइन करके क्या बना देगा, RR। सही बात है, बात समझे ना। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला था, अच्छा क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है तो भाई रिएक्शन कहां हो रहे होंगे, एनोड और कैथोड पर। अभी जो आपने रिएक्शन पढ़ी है ये कहां हो रही होगी, एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो ये एट एनोड हुआ। अगर आप कैथोड की रिएक्शन देखोगे तो कैथोड पे क्या होगा, आप मुझे बताओ, पानी होगा, पानी में क्या होंगे, H+ होंगे और सोडियम होगा। अरे देखो होता क्या है, जब एनोड एंड कैथोड लेते हो तो एनोड पर जाएगा RCOO- और कैथोड पर जाएगा कौन, H+ जाएगा और साथ में क्या जाएगा, Na+। तो विनर जो होता है वो H+ होता है, रिडक्शन किसका होगा, H+ का होगा। तो अगर मैं H+ को एक इलेक्ट्रॉन देता तो सिर्फ H ही बनता, लेकिन अगर 2 H+ लेकर के इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो काम हो जाएगा, H2 बन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बन गया, H2 गैस बन गई। तो बचा क्या सॉल्यूशन के अंदर, सर सॉल्यूशन के अंदर एक तो सोडियम बचा है Na और पानी से निकला होगा OH, वो बचे होंगे। तो भैया N जो है इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर क्या कंबाइन हो जाएगा, मतलब Na जो है वो कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, OH- के साथ, और क्या बना देगा, NaOH, और सॉल्यूशन का pH कम हो जाएगा। बस समझे, तो इस तरीके से रिएक्शन हुई। बट हाँ अगर आप नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे, रिएक्शन से। अब एक बताओ, क्या हम इससे मीथेन बना सकते हैं, मीथेन कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस से? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, मीथेन में एक कार्बन होते हैं, और यहाँ अगर रिएक्शन आपने एक कार्बन से भी शुरू की तो डबल कर देगा, तो नहीं बना सकते। क्या ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि डबल कर रहे हो, डबल का मतलब क्या हो जाएगा, इवन। तो मतलब सिंपल शब्दों में यहां से क्या क्या नहीं बन सकता, मीथेन एंड हाइड्रोकार्बन विद ऑड नंबर, हाइड्रोकार्बन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन कैन नॉट प्रिपेयर। सही बात है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता भैया रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन। ये भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, RC डबल बॉन्ड O OH, अगर मैं रिडक्शन करूं तो मेरे पास क्या क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, मेरे पास NaBH4 होता है, मेरे पास B2H6 के साथ THF होता है। पढ़ा है ना, सब सब पढ़ा हुआ है। अब सुनना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा। B2H6 जो होता है इसको हम मानते हैं कि ये बेटर है। क्यों, बिकॉज इट कैन नॉट reduce नाइट्रो एस्टर एंड हेलो। तो इसका मतलब जब इन सबको रिड्यूस नहीं कर सकता तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, तो ये ज्यादा बढ़िया माना जाता है। ठीक है ना, ये रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं कर पाता है, ये कर लेता है और ये भी कर लेता है। ठीक है, तो बनेगा क्या, RCH2। रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब इसी रिडक्शन रिएक्शन में आप बोल सकते हो मेरे पास एक और वैरायटी है, इसको थोड़ा सा ऐसे इधर करता हूँ, बिकॉज उसका इसको डॉट। एक और रिएक्शन है मेरे पास, उसका नाम है बोल हेल्बोल हार्ड जेलेंस्की।
जेलेंस्की रिएक्शन, इसको बोलते हैं HVZ, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस रिएक्शन के अंदर बड़ा आसान सा छोटा सा एक काम होता है, और वो क्या है कि मेरे पास अगर मान लिया क्या है, लेट्स से CH3 CH CH2 और ये क्या है COOH है, ठीक है ना। तो हम करते क्या है, हमें चाहिए होता है क्या, रेड फास्फोरस, और साथ में चाहिए होता है X2, जहां पर X वुड बी Cl और Br पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस। तो होता क्या है कि ये अल्फा पोजीशन पर हैलोजन जोड़ देता है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फा पोजीशन ही होगी, और अल्फा कार्बन पे क्या जोड़ता है, हैलोजन। तो होगा क्या, CH3 हाइड्रोजन जोड़ेगा तो एक हाइड्रोजन बाहर होगा X, और यहाँ क्या बन जाएगा COOH। यानी इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एड हैलोजन टू अल्फा, अल्फा कार्बन पे हैलोजन जोड़ेगा। एंड लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ESR बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ESR। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो बड़ी सिंपल सी है, पहली बात देखना ना, पहले तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग। और अगर डीएक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट नहीं करेगा, मेटा पे डायरेक्ट करेगा। तो ये कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग, मतलब डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। एंड कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक, अब सुना ध्यान से। तो अगर मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसकी दो रिएक्शन आपको दे रखी है, एक नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, HNO3 प्लस H2SO4, और आपको पता है दोनों क्या होने चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक, तो होता क्या है, नॉर्मली तो ऑर्थो पैरा पे जुड़ता था, अब इस केस में कहाँ जुड़ जाएगा, मेटा पे जाके जुड़ जाएगा। तो मेटा पोजीशन पे क्या जोड़ देंगे, नहीं। इसका दूसरी बात समझना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ नहीं होती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर X में जोड़ रहा हूँ, कैसे, अगर हम ले लें FeX2, क्या FeX2, या फिर ऐसा लिखा हो, सिर्फ Fe लिखा हो और प्लस X2 की रिएक्शन कराएंगे तो आयरन कहाँ जुड़े, मतलब हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ X क्या है, X जनरली हमेशा क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फाइनली क्या हो गया है, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब अगली क्लास में जो है हम स्टार्ट करेंगे अमीन चैप्टर, उसको फिनिश करके उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर, नोट डाउन करो इसको, अब बाकी मिलेंगे आगे, ठीक।